धमकियाँ दी गई कि अभी सोसाइटी छोड़ के चले जाओ नहीं तो मैं मार दूंगा। फिर अगर मेरा शेड टूटता है तो अगर मेरा 1 लाख का नुकसान होगा तो तुम्हारा 10 लाख रुपए तुमको हॉस्पिटल में खर्च करने पड़ेंगे। वेलकम एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा। आप देख रहे हैं रिलायबल फैसिलिटीज मैनेजमेंट। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी है गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू 2, जहां पर मैं इस वक्त आया हुआ हूं। और मेरे पास अभी एक जो अथॉरिटी की तरफ से एक नोटिस आया है, आदेश आया है, और इसको मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं क्या है। इसमें ये कहा गया है प्राधिकरण के द्वारा गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू 2 में कुछ फ्लैट उपलब्ध हैं नीचे की तरफ, जिनमें बाहर बालकोनी की तरफ कुछ एनक्रोचमेंट कर लिया गया था। उसको लेकर जो सोसाइटी के निवासी हैं उनके द्वारा अथॉरिटी से कई बार फॉलोअप लिया गया और उनको वहां से हटाने के लिए संघर्ष किया गया, उनसे बातचीत की गई। तो इसको लेकर एक नोटिस फाइनली आ गया है और उनको तोड़ने के भी आदेश इसमें दिए गए हैं। या तो वो वहां से हटा लें या वो उसको तोड़ देंगे, अथॉरिटी की जो टीम आएगी उसको। तो इसी के साथ जो मेरे साथ आज हैं गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू 2 के प्रवीण कुमार जी, इनसे हम जानेंगे इस पूरे केस के बारे में, क्योंकि मेन जो फॉलोअप इस केस का है वो इन्होंने ही लिया था और इन्होंने अकेले नहीं ये पूरी लड़ाई लड़ी। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत प्रवीण जी आपका। नमस्कार हिमांशु जी। हमें समय देने के लिए और चैनल पर आने के लिए। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि कैसे मतलब ये आया कि इस पर आपको लड़ना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। सोसाइटी में मेरे को लगता है और भी लगभग 1200-1300 निवासी यहाँ पर होंगे, तो अकेले आपको ही कैसा क्यों लगा कि मुझे ये करना है? हिमांशु जी, ये कहानी है एक्चुअली 6 साल पहले की। 6 साल पहले 2017 में जब हमें मैं पोजीशन मिला, जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो उस समय सोसाइटी में कुछ 40-50 लोग ही रहते थे। बहुत ज़्यादा अभी पोजीशन नहीं मिला, लोग शिफ्ट नहीं हुए थे। खैर उसके बाद कुछ 6 महीने के बाद पब्लिक धीरे धीरे बढ़ती गई और ये इंक्रोचमेंट का काम स्टार्ट हुआ सबसे पहले हमारे ही टावर से, ई टावर से। और जब हम लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि जो ये ग्राउंड फ्लोर इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं ना, ये इंक्रोचमेंट एक ग्रीन एरिया है। ग्रीन एरिया जो अप्रूव्ड मैप है अथॉरिटी के द्वारा, वो ग्रीन एरिया है। और ग्रीन एरिया, अब जो ग्राउंड फ्लोर वाले हैं उनका कहना है कि ये बिल्डर ने हमें कहा है कि हमारी प्रॉपर्टी है, जबकि इसका ना कोई रजिस्ट्री है और ना ही ये उनके उसमें आता है। जिसका मेंटेनेंस, वो कॉमन एरिया ग्रीन एरिया है, उसका मेंटेनेंस पूरी सोसाइटी के 1294 लोग मेंटेनेंस पे करते हैं। तो इसमें जब हम लोगों ने विरोध किया इसका कि नहीं ये आप इसको इंक्रोच नहीं कर सकते, उसमें 2 चीजें थी इंक्रोच नहीं करने के पीछे। एक तो ग्रीन एरिया है, सोसाइटी का लुक खराब होता है। दूसरा, मैं क्यों लगा इस काम के पीछे, क्योंकि मैं ई टावर में रहता हूं और आप अगर ई टावर की बात करें तो ई टावर में दोनों ही तरफ से, जब एंट्रेंस है मेरे फर्स्ट फ्लोर पे, दोनों तरफ से वो माचिस के डब्बे के जैसा दो बना दिया गया है इसको इंक्रोच करके। तो हमने देखा कि हम जब बाहर से फर्स्ट फ्लोर से आते हैं तो हमारी ई टावर दिखती ही नहीं है। ई टावर, जहां पे ई टावर लिखा वो टावर दिखता ही नहीं है और एंट्रेंस बिल्कुल छुप गया है उसकी वजह से। इसकी वजह से हमारे फ्लैटों के रेट भी कम हो गए, क्योंकि जो खरीदने आता है वो सब कुछ देखता है, उसको एंट्रेंस भी देखना है, उसको पार्क भी देखना है, उसको अपना सोसाइटी का ग्रीन एरिया भी देखना है, हर चीज देखनी होती है। तो हमारे फ्लैटों के रेट भी कम हुए उसकी वजह से। तो 17 में हमने जब बोला तो कुछ लोगों ने मेरे को काफी अपशब्द भी बोला, क्योंकि उस समय भी मैं इस चीज को लीड कर रहा था, मैं उसके अगेंस्ट था कि नहीं ये मैं साथ साथ ये अपडेट दे दूं कि प्रवीण जी जो एओए है पहली, उसके वाइस प्रेसिडेंट रहे, फिर प्रेसिडेंट रहे और पदाधिकारी रहे। तो उसी बीच की ये सारी घटनाएं हैं। और जो ये बता रहे हैं कि 17 में भी उसके बाद का जो कहानी है कि उसमें किया, तो बताइए। तो उसके बाद भी कई सारे ग्राउंड फ्लोर वालों ने स्टार्ट कर दिया इंक्रोच करना ग्रीन एरिया को, क्योंकि एक स्टार्ट हो गया तो फिर बाकी जगहों पे भी स्टार्ट हो गया होना। हमने इस चीज को लेकर बिल्डर को भी बोला कि आप एक बार नोटिस सबको दीजिए कि ये ग्रीन एरिया है, इसको इंक्रोच ना करा जाए। खैर उसके बाद भी हमें बिल्डर की तरफ से बहुत ज्यादा सहयोग उसमें नहीं मिला। बिल्डर की तरफ से मैं, हालांकि बिल्डर की तरफ से मैं बताऊं, मैं टच में रहा हूं ग्रुप के, तो कई बार बिल्डर की तरफ से सभी सोसाइटियों में जो जो रही हैं, यहाँ भी नोटिस इस तरह के दिए गए हैं। लेकिन बात ये आती है कि वही के लोग हटाने को तैयार नहीं है, वो विधि विरुद्ध वो तरीके से उसको अपना करे रखे हैं कि नहीं हटाना है। ये स्थिति है। अब बिल्डर एक ये है कि कहाँ तक
फोर्सफुली उसको अप्लाई नहीं कर सकते। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो उस समय हमने जब बोला तो हमें बताया गया कि हमने नोटिस पहले दी हैं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा उस पर नोटिस पे भी फॉलोअप नहीं हुआ। हालांकि अगर बिल्डर की तरफ से भी दिया जाता अगर एक एप्लीकेशन वहाँ अथॉरिटी में, तो अथॉरिटी बिल्डर के ऊपर भी को भी सुनती और कार्रवाई करती। खैर जो भी रहा, यहाँ पे हमारे यहाँ चुनाव हुए 2021 में चुनाव हुए, और चुनाव में मैं भी पार्टिसिपेट किया। मुझे भी लोगों ने निर्विरोध जिताया सोसाइटी में। अनअपोज्ड ये जीते, वाइस प्रेसिडेंट का आपने किया था हाँ, उसमें नामांकन। और मैं जब जीता तो हमारे अध्यक्ष थे राजन राय जी, प्रेसिडेंट, उनको मैं निर्विरोध जीत चुका था, चुनाव बाकी था अभी। तो उनको कहा कि भाई आप, हो सकता है कि आप भी पैनल में आओ, क्योंकि मैं तो आ चुका हूँ, हो सकता है आप भी आओ। तो भाई मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि ये ग्राउंड फ्लोर का इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। अगर हम आ रहे हैं तो ये ग्राउंड फ्लोर का ये डिमांड है जनता की, और मैं अगर आया हूं, मेरे को निर्विरोध किसी ने चुना है, तो इसीलिए चुना है कि मैं इसके लिए आगे आऊंगा और इसके लिए काम करूंगा। तो मेरी गुजारिश यही है कि इसको हम आगे लेके जाएं, परस्यू करें, और आपस में समझौता हो जाता है, अगर हट जाता तो और इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। खैर बाद में चुनाव के रिजल्ट आए, राजन राय जी प्रेसिडेंट बने, और आप देखिए कि राजन राय जी भी ग्राउंड फ्लोर पर ही थे, उनका भी इंक्रोचमेंट, उनका ग्राउंड फ्लोर पे है, और उनका भी मुझे लग रहा है खुद का भी इंक्रोचमेंट था। हाँ। तो ये हमारे लिए और चैलेंजिंग था, क्योंकि प्रेसिडेंट का खुद का इंक्रोचमेंट और खुद भी ग्राउंड फ्लोर पे, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा। मैंने कई बार बात करने की कोशिश की हमारे एवे की मीटिंग में कि इस पे बात आगे बढ़ाया जाए। तो लोगों ने कहा कि देखो अभी हम तो आए ही हैं, और अभी हम फिर से इसी मुद्दे पे लग जाएं तो थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा इसका, तो आप थोड़ा सा वेट करो, हम इसको भी परस्यू करेंगे। वहां मतलब पॉलिटिक्स शुरू हो गई कि हाँ, कुछ लोग विरोध में चले जाएंगे, आगे का भी देखना है। हाँ, तो मैंने कहा कि ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ कि स्टार्ट आते ही हम कुछ ऐसे करें कि कुछ अच्छा काम करके दिखाएं, या कुछ अच्छा हो फिर सोसाइटी का, फिर हम ऐसा करेंगे। क्योंकि इसमें देखिए जो ग्राउंड फ्लोर वाले हैं वो भी हमारे साथी हैं, वो भी कोई पराये नहीं है, वो भी अपने ही हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। मैं हिमांशु जी करीब करीब 4-5 महीने लगातार वेट करता रहा, लेकिन इस पे किसी का कोई नहीं था पॉजिटिव आंसर कि नहीं इसको परस्यू करना है आगे। फिर मैंने फाइनली एक बार बात करी कि नहीं अब क्या करना है बताइए फाइनल, क्योंकि आपके एजेंडाज पे आप काम करो, आपने चुनावी एजेंडे सबके होते हैं, मेरा कोई एजेंडा ही नहीं था। मैं आपको बताऊं, मेरे, क्योंकि मैं अनअपोज था, मैंने कोई चुनावी घोषणा नहीं की थी मैं ये करूंगा, लेकिन हाँ मैंने कहा जो करूंगा मैं जनता के हित में करूंगा। ग्राउंड फ्लोर से मेरा कोई लड़ाई नहीं है, मैं खुद 14 फ्लोर पे रहता हूँ, मेरा कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं समाज सेवा के लिए हूं कि मैं, अगर जनता ने मेरे को चुन के भेजा है तो मैं उनके लिए काम करूंगा। मेरी बात इस पे हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे इसके लिए। मैंने कहा कि एटलीस्ट आप प्राधिकरण मत जाओ, आप एक इंटरनल नोटिस इशू करो सबको कि आप हटा लीजिए इसको। उन्होंने कहा कि नहीं। खैर हमारी बहुत उस पर तीखी बहसें हुई और बहुत सारी चीजें हुई, वो बात वहीं रुक गई। फिर मैंने फिर बाकी टीम मेंबर्स से बात किया और कहा कि आपको क्या लगता है, आपको अगर लगता है सही तो आप साथ मत दो, अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप हमारा साथ दो, मैं प्राधिकरण जाने के लिए तैयार हूं, अगर इंटरनल नोटिस इशू नहीं हो सकता, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इंटरनल हम कैसे अपने भाइयों को ही नोटिस दे देंगे। तो बाकी साथियों ने भी साथ दिया मेरा, और 9 में से करीब करीब 8 लोगों ने, 9 लोगों में राजन जी को छोड़ के केवल हम लोग 8 लोग प्राधिकरण पहुंचे। एप्लीकेशन लेके प्राधिकरण पहुंचने के बाद भी करीब करीब 3-4 महीने कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो राजन जी ने कहा कि अपने एप्लीकेशन तो दे दिया है, लेकिन अगर नोटिस आ जाएगा तो मैं हटा लूंगा अपना। हमने कहा ठीक मतलब है। इससे पूरी जो लड़ाई है इसमें राजन जी जो पूर्व में प्रेसिडेंट थे वो साथ नहीं थे? नहीं थे। अच्छा, तो खिलाफ मतलब साथ नहीं थे या खिलाफ में भी थे, क्या किस तरफ थे? नहीं, खिलाफ तो नहीं थे, बाकी चीजों पे हमारी उनकी बहुत मतलब अच्छी बॉन्डिंग थी। मैं इस मैटर पे, क्योंकि उनका खुद का इंक्रोचमेंट था, तो इस मैटर पे वो आगे नहीं आते थे। मैं ये नहीं कह सकता वो खिलाफ है, वो खिलाफ थे, लेकिन हाँ हमारी इस मैटर पे क्योंकि खुद का इंक्रोचमेंट था वो साथ नहीं थे। बाद में सर एक गौर सिटी 2 के हमारे जो कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई मैं बताता हूँ। गौर सिटी 2 का हमारा रोड का चल रहा था इशू, जिसमें हम प्राधिकरण गए थे कि ये गौर सिटी 2 का रोड खराब है, आप इस पे कार्रवाई करिए। उन्होंने कहा कि नहीं हम तो नहीं कर सकते, गौर के अंदर में है। हमने कहा कि आप इसको अगर बोल दें, आप परस्यू करा दें, आप अपनी टीम भेज दें, तो मुझे लगता है कि वो भी करा देंगे गौर वाले भी। एक बार प्राधिकरण की टीम आई थी यहाँ पे विजिट करने गौर सिटी 2 की रोड, तो उसमें क्योंकि गौर सिटी 2 वॉलंटियर ग्रुप में मैं भी हूँ, तो मैं भी गया था। तो प्राधिकरण की टीम से मैंने बोला कि साहब एक 3-4 महीने लेटर दी थी हमने, उस पर कुछ हो नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि साहब ये ना आप पूरी लाइफ चिट्ठी देते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। अभी हमारे यहाँ होती है जन सुनवाई,
आप जंक्शनों में जाइए, अपनी बात रखिए, वहाँ पे सीओ साहब बैठते हैं, एसीओ साहब बैठते हैं, सभी बैठते हैं, आप वहाँ जाइए, अपनी बात रखिए और वहाँ से आपको मिलेगा रिजल्ट। और मैंने कहा कि ठीक है, जन सुनवाई कब होती है? तो उन्होंने कहा कि ट्यूसडे को होती है जन सुनवाई 11 बजे से। मैंने अपनी लाइफ का ट्यूसडे निकाल दिया। हमने कहा कि अब ये सारी ट्यूसडे मेरी लाइफ की जब तक ये काम हो नहीं जाता है, मैं जन सुनवाई में जाऊंगा। और मैंने वहां से स्टार्ट करी ट्यूसडे को जाना जन सुनवाई तो में। कहाँ होती थी जन सुनवाई? जन सुनवाई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में होती थी प्राधिकरण में ही होती जी, थी, ट्यूसडे ही। ट्यूसडे को। अच्छा। मैंने जाना स्टार्ट किया, एक बार, दो बार, कई बार तो मेरे को ये बोला गया कि आप खुद में आप क्यों नहीं हटाते? हमने कहा कि अगर मैं हटा लेता तो आपके पास नहीं आता। ये आपके प्लानिंग का उल्लंघन है। प्लानिंग आपने मैप अप्रूव करके दिए हुए हैं, आपके प्लानिंग का उल्लंघन है, तो इस पे एक्शन भी आपको लेना होगा। कई बार, 3-4 बार जनसुनवाई में गया, लेकिन उससे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। बाद में प्राधिकरण के एसीओ अमनदीप दुल्ली जी के पास मेरे को भेजा गया। उस समय सीओ हुआ करती थी ऋतु महेश्वरी जी। ऋतु महेश्वरी थी उस समय जी, उन्होंने भेजा कि आप अमनदीप दुल्ली जी के पास जाइए, एसीओ अभी भी हैं वो। उनके पास मैं गया तो उन्होंने कहा प्लानिंग डिपार्टमेंट को कि आप इनका केस देखिए क्या है और इस पर संज्ञान लीजिए। उन्होंने आदेश करे और उसके बाद प्लानिंग डिपार्टमेंट में गया, मिल के आया। प्लानिंग डिपार्टमेंट कहा कि ठीक है, हम नोटिस इशू करेंगे। और फिर उसके बाद 2-3 विजिटें हुई मेरी, नोटिस इशू नहीं हुआ। फिर अंततः 13 दिसंबर 2022 को फर्स्ट नोटिस प्राधिकरण ने इशू कर दिया सबको। फिर फर्स्ट नोटिस के बाद 1 महीने का टाइम दिया था। 1 महीने के टाइम में आप हटा लीजिए, कोई किसी ने नहीं हटाया। इसी बीच इससे में पहले लगभग 2 नोटिस और वो दे चुके हैं। ये तीसरा नोटिस है शायद अभी जो दिया है। हाँ, ये तो फाइनल नोटिस है। फाइनल है। हाँ, इसके पहले 3 नोटिस है। इससे पहले 3 नोटिस वो दे चुके हैं। जी जी। तो इसके उस टाइम पे, उसी बीच में जब नोटिस आया तो इन लोगों ने कहा कि हमारे ग्राउंड फ्लोर के साथियों ने कि हम एक मीटिंग करते हैं और आपसी समझौता कर लेते हैं इस पे। मैं एग्री था उस पे। हमने कहा कि ठीक है, समझौता कर लेते हैं, आपस में हो जाए चीजें, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इन लोगों ने कहा कि देखिए, ऊपर सेफ्टी का इशू है, शेड हम ऊपर का रखते हैं, बाकी जो घर बना रखा है उसको खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, इस पे भी एग्री था मैं। चलिए, आप इसको भी कर लीजिए, कम से कम एटलीस्ट थोड़ा सा ओपन हो जाए, सोसाइटी अच्छी लगे। हो जाए। फिर ये तो एक फायर सेफ्टी के भी नॉर्म्स का उल्लंघन है। हमने फायर डिपार्टमेंट को भी चिट्ठी लिखी थी इसमें। अगर इसमें मैं बताऊं कि जो वैसे तो नॉर्मली देखा जाए, बिल्डिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो जैसा है वो एज इट इज रहेगा। आप उसमें बाहरी तरफ किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। फायर नॉर्म्स के हिसाब से आप उसको कवर नहीं कर सकते हैं, ये मतलब उसका भी उल्लंघन है। बिल्कुल। तो हमने फायर डिपार्टमेंट को भी चिट्ठी दी थी अपनी, और हमने फायर डिपार्टमेंट, एनजीटी, क्योंकि जो लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे अभी भी टाइल लगा रखी है, आपने देखा होगा, टाइल नीचे टाइल लगा रखे, वो भी उल्लंघन है, क्योंकि ग्रीन एरिया है वो, और ग्रीन एरिया में आपने टाइल लगा रखा है। तो हमने एनजीटी को भी चिट्ठी दी है इस पे। दूसरी चीज है सर, जब हमारी समझौता की बात हुई, समझौता के बाद हमने कहा कि ठीक है, आप 1 महीने में एक तरह से कर लीजिए सबको और ओपन कर दीजिए इसको, ताकि कोई बुरा ना लगे, थोड़ा सा ओपन सा, खुला खुला सा लगे। आपकी सेफ्टी का इशू है। फिर भी हमने कहा कि सेफ्टी का इशू आप ये जानबूझ के बता रहे हो। देखो हिमांशु जी, हमने घर लिया है, और सबसे पहले तो बात यह है कि हमने घर लिया तो हमारी बालकनी है ना। जितनी बालकनी हमारी है उतनी ही उनकी भी है। आपने रेलिंग लगा, बिल्डर ने रेलिंग लगा के दिया था आगे, उस अपने घर के आगे रेलिंग लगा के दी थी। उसके बाद वो ग्रीन एरिया है। आपने उस रेलिंग को काट दिया और ग्रीन एरिया तक पहुंच गया, लास्ट तक। तो आप उस एरिया में आ क्यों रहे हो? आपको सेफ्टी का खतरा है। आपको तो रेलिंग लगा के दी गई थी कि आपको यहीं तक आना है, वो तो कॉमन एरिया है। आप तो कट करके पहुंच गए आगे तक, तो वो सेफ्टी का इशू बना कहां से? वो सेफ्टी का इशू रहा ही नहीं। खैर, हमने फिर भी कहा चलिए, आप फिर भी ठीक है, आप कर रहे हैं, आप एक तरह से कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी संदर्भ में ग्राउंड फ्लोर के कुछ साथी थे, 2-3 लोग, उन्होंने मेरे को फोन किया कि मेरे को मिलना है। मैं कहीं बाहर था, मैंने कहा कि मैं तो अभी बाहर हूँ, रात को 9 बजे तक पहुंचूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप आके कॉल करना मेरे को जब आना। मैंने कॉल किया उनको, तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर ही था अभी। तो उन्होंने कहा कि मैं मार्केट में हूँ, आप एक बार आ जाओ। मार्केट में गया तो उन्होंने, मेरे को इंटेंशन नहीं पता था किसका क्या इंटेंशन है। वो लोग कहे कि नहीं, मार्केट में बात करना ठीक लगेगा नहीं, क्योंकि हमारी ही मार्केट है, तो लोग सुनेंगे, बात करना ठीक नहीं लगे। तो साइड में रोड के तरफ लेके गए मेरे को। वहां पे मेरे से गाली गलौज की गई, धमकियां दी गई कि अभी सोसाइटी छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मैं मार दूंगा। फिर अगर
मेरा शेड टूटता है तो अगर मेरा 1 लाख का नुकसान होगा तो तुम्हारा 10 लाख रुपए तुमको हॉस्पिटल में खर्च करने पड़ेंगे। बहुत सारी बातें की गई 2-3 निवासियों द्वारा। मतलब पूरा माहौल ऐसा बन गया कि धमकियां भी आई। हाँ, फिर 2-3 बार ऐसा हुआ, ये धमकियों का दौर जारी रहा। अच्छा। 2-3 बार ऐसा हुआ। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि हमारी सोसाइटी के अंदर ही जब मैं बाहर से आ रहा हूँ तो पोक किया गया अच्छा। कि मैं अगर कुछ बोलूँ तो ये उस पे आगे अपना करें, क्योंकि एक झुंड में अपना इनका है कि खड़े होके पोक करने की आदत थी। हमने उसको इग्नोर किया, हमने कि अपना काम करो, इतना जिस दिन जो होगा देखा जाएगा, और मरना मेरे को अगर इनके हाथ से ही होगा तो फिर कोई रोक नहीं सकता उसको। तो हमने कहा कि ठीक है, लड़ाई जारी रखी मैंने। प्राधिकरण में सर मैं आपको बताऊं हिमांशु जी, लास्ट में 22 तारीख को गया था, जिस दिन चिट्ठी ये निकली है। अच्छा। 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को मेरी 120 विजिट थी प्राधिकरण के अंदर। अच्छा, मतलब आप 120 विजिट टोटल कर चुके हैं वहां हाँ, पे? वो 22 दिसंबर को मेरी 120 विजिट थी प्राधिकरण में। वो तो चलिए अच्छी बात है, बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है, तो मैं उसको नहीं बोलता कुछ। मेहनत हमने किया और प्राधिकरण के लोगों ने भी साथ दिया है, और उन्होंने भी कहा कि अगर गलत है तो हम उस पर एक्शन लेंगे। अभी हाल में ही अभी ज्वाइन किया है इन्होंने, अन्नपूर्णा गर्ग मैडम ने, एसीओ, उनसे भी मैं मिला 2-3 बार। उन्होंने भी बुलाया और बुला के कहा कि नहीं, इसको आप क्लोज करिए। 1.5 साल से अगर एक आदमी परेशान है, आप इसको क्लोज करिए। तो उन्होंने भी आदेश दिए और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी सपोर्ट किया है हमें, अमनदीप दुल्ली जी ने सपोर्ट किया, प्लानिंग डिपार्टमेंट सुधीर कुमार जी ने सपोर्ट किया, सीनियर मैनेजर लाल सिंह जी ने सपोर्ट किया। तो प्राधिकरण का भी सपोर्ट रहा है कि अगर कोई गलत चीज है तो उस पर प्राधिकरण कार्रवाई करेगी। मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मेहनत कुछ ज्यादा हो गया क्योंकि हमें प्रोसेस पता नहीं था। यहाँ मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकारी लड़ाई है, चाहे प्राधिकरण का विभाग है, चाहे वो रजिस्ट्रार का विभाग है, 1-2 विभाग ऐसे ही हैं, अगर डिस्प्यूट होता है तो मतलब लड़ाई लंबी जाती है और इसके लिए बड़े पेशेंस से उसको करना पड़ता है आगे। अब जैसे सर ने इतने धैर्य से इसको करा, कब से कब तक लगे 120 विजिट होने के बाद तब जाके ये नोटिस इनका निकला, तब जाके इन्हें वो जो इनको लगता था कि हाँ अब इनको वो न्याय मिल रहा है। तो मतलब कैसा लगा फिर जब सर नोटिस मिला कि हाँ भाई कि अब राहत है कुछ, अब लग रहा है कि 120 विजिट वसूल हो गई? नहीं सर, अभी भी नहीं लग रही है, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि जो पास्ट मेरा है ना, पास्ट है कि इतनी सारी धमकियां दी गई हैं, बहुत सारे अप्रोच भी लगाए गए हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, क्योंकि ये 46 फ्लैट्स हैं सर, 46 फ्लैट्स हैं, हर आदमी कोई ना कोई जानने वाला है, हर आदमी बाहर है, तो कई सारे अप्रोच इस पे लगाए गए हैं और लगाए भी जा रहे हैं। मैं जब तक आखिरी कार्रवाई हो नहीं जाती तब तक मैं इसको विजय नहीं मानता। अच्छा। और कल का डेट है, कल होना है इस पे काम, और कल हो जाता है तो मैं इसको, कल का क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तो होगा अभी तक सर प्राधिकरण के हिसाब से मेरे पास अपडेट है कि कल कार्रवाई होगी, कल कार्रवाई होगी। इवन मैं एसीपी सेंट्रल नोएडा और एसएचओ से भी मिल के आया हूँ, क्योंकि मेरे जान को खतरा भी है, क्योंकि पास्ट में भी मेरे को धमकियां मिली हैं, तो मेरे जान को खतरा है। मैं एसीपी सेंट्रल नोएडा, एसएचओ, अपने सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन सबको मैंने एक एप्लीकेशन मेल किया है जिसमें मैंने अपनी जान का खतरा बताया है। एसीपी साहब से मैं मिल के आया था। एसीपी साहब, हालांकि कल तबादला हो गया उनका, लेकिन मैं मिल के आया था। एसएचओ साहब से भी मिल के आया था। एसएचओ साहब ने कहा कि अगर हम इसमें सक्षम हैं, अगर ध्वस्त करने में उसको, तो आपकी सुरक्षा भी हम कर लेंगे। उन्होंने आश्वासन मेरे को दिया कि आप चिंता मत करिए और हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो हालांकि एक एप्लीकेशन, मतलब आप बोले प्रोएक्टिव अप्रोच मेरा है कि कल को कुछ हो उससे बेटर है कि पहले से आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो मैंने एक सभी को, इवन डीएम साहब को, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी एक चिट्ठी मैंने दी है कि इस तरह के माहौल है। 1.5 साल से मेरे साथ जितनी धमकियां दी गई हैं, मैं उसकी भी कॉपी मैंने लगाई है, क्योंकि कई बार तो अपने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे भी धमकियां दी गई है, तो मैंने सबकी कॉपी लगाई है। डीएम साहब को भी दी है, एसीपी सेंट्रल नोएडा, डीसीपी, एसएचओ और अपने कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी दिया है मैंने इस लेटर। तो उनसे मेरे को, एसएचओ साहब से ही पता चला था कि प्राधिकरण से मेरे पास फोन आ गया है कि ये कार्रवाई होनी है 29 तारीख को, और इसमें हमारी टीम रहेगी वहाँ। लगभग जिनके फ्लैट हैं उन्हीं के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, जिनके टूटते जी, हैं, तो सभी एक साथ हैं या किसमें सभी, से भी कोई चुनिंदा एक दो हैं? पूरी टीम है सर। अगर मान लो सर कि आपकी फैमिली है और आपकी फैमिली में से कोई मेरे को गाली दे रहा है, तो आप या तो उसको डांटोगे, अगर आप उसको डांट नहीं रहे हो, आप उसको समझा नहीं रहे हो, तो फिर तो आप भी साथ दे रहे हो ना उसका। तो कंडीशन सर आज भी यहाँ पे यही है। मतलब
अभी नोएडा की जो स्थिति है, यहाँ ग्रेटर नोएडा, नोएडा की सोसाइटियों की अधिकतम में मैं बताऊं कि हालात ऐसे हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली थी कि भीड़ तंत्र के आगे लोकतंत्र मतलब विवश ही है, और हर सोसाइटी में एक ग्रुप का बना लेना और उसके बाद विधि विरुद्ध जितने भी कार्य हैं सबको कर देना, और उसके बाद प्रशासन की तरफ से जब उस पर कोई कार्रवाई होती है तो एकदम से वो भीड़ एक्टिव होके जब सामने आती है तो वहां थोड़ा सा उन्हें भी फ्लेक्सिबल होना पड़ता है और वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। लेकिन सर आपने एक एग्जांपल सेट किया है, और मैं आपसे वैसे तो कई बार मिला हूं, मिलता रहता हूं। आज इस इंटरव्यू के लिए मैंने बोला, उसका मेन रीजन यही था कि एक अवेयरनेस आए। आज नोएडा की जितनी भी अधिकतम सोसाइटी हैं वहां पर जितनी सुंदर तरीके से जब उन्हें डिलीवर की जाती है उसके बाद जो स्थिति हो जाती है वो अजीबोगरीब है। वहां के कुछ कुछ एक लोगों की वजह से पूरी सोसाइटी को उसको मतलब उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सभी लोगों का ये हाल है कि भैया वो 10% लोगों ने पूरी सोसाइटी के, जैसा आपने कहा कि रेट कम हो गए, सौंदर्यकरण पे उस पर दिक्कत आ रही है, सिक्योरिटी व्यवस्था है, तो सभी चीजें मतलब डिस्टर्ब होती है। कहीं ना कहीं सोसाइटी पूरी डिस्टर्ब होती है और एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पे। कहीं ना कहीं अभी इस पे तनावपूर्ण स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है। लास्ट टाइम एक केस था, वो हमारा वो त्यागी जी वाला था, बिल्कुल था। उसमें कोई ज्यादा बड़ा वो मुद्दा नहीं था, सिर्फ यही था कि वहां उन्होंने अपने वो पेड़ लगा लिए और एक महिला के द्वारा वो हटाया गया। मतलब यही चीजें बहुत बड़ी बन जाती हैं बाद में जाके। तो जरा आपने इसके लिए इतने उससे बताया, उसके लिए मैं सच में थैंक यू कहूँगा। एक दो पॉइंट और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो मुझे लगा कि सोसाइटी की तरफ से करने चाहिए। लास्ट टाइम काफ़ी ये हाईलाइट रहे कि सोसाइटी में कई लोगों का कहना ये रहा पिछली ये पर कि उन्होंने समय पर इलेक्शन नहीं कराए, चुनाव नहीं कराए। इसका मुख्य कारण क्या रहा? क्या सभी पदाधिकारियों को अपने पद से कुछ ज्यादा प्रेम था, या फिर आपसी मनमुटाव था, या फिर क्या चीजें रही, क्यों समय पर वो इलेक्शन नहीं कराए, क्या सर कारण था? पद से प्रेम तो बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि अगर पद से प्रेम होता तो इतनी धमकियां और ये सब नहीं मिलती। और हमारा ये था सर कि अगर हम आए हैं तो कुछ करके जाए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था सर, नवंबर में हमारा चुनाव हुआ था और नवंबर में चुनाव हो जाना चाहिए था। ये आप बिल्कुल सही करें कि हमारा टेन्योर एक्सटेंड हुआ, नवंबर में चुनाव हो जाना चाहिए था। लेकिन उस नवंबर में ही हमारी डिस्कशन चल रही थी बिल्डर के साथ, जिसमें हम चाह रहे थे कि जो पेंडिंग काम है हमारी सोसाइटी के वो हो जाए और हमें हैंड ओवर ले लें। तो हमने उसको कहा कि ठीक है, हम 2-4 महीने एक्सटेंड करने में कोई बुराई नहीं है। हम उसको आगे लेके गए और हम ये हमको ये पता था कि जिस टाइम पे रजिस्ट्रेशन हुई है सोसाइटी की, मतलब एवे की रजिस्ट्रेशन हुई है, उस टाइम से हमारा टेन्योर होता है। एक अवेयरनेस कह सकते हैं कि अवेयरनेस इशू भी था कि हम अवेयर नहीं थे उस चीज से कि जिस इलेक्शन टाइम से ही इलेक्शन होता है। हमें ये पता था कि नहीं, ये रजिस्ट्रेशन टाइम से हम हो। पहली बार आए थे, पहला ही चुनाव था सोसाइटी में, तो थोड़ा कंफ्यूजन थी। हमें ये पता था कि रजिस्ट्रेशन हमारी जून में हुई है तो हमें जून तक इलेक्शन कराना है, हम ये जानते थे। और बाद में जब लोगों ने भी कहा कई बार के समय पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा रजिस्ट्रार से कहीं से जानने का प्रयास नहीं किया? बिल्कुल प्रयास किया हम लोग। एक्चुअली उस समय जब लोगों ने भी बोला, उस समय करीब मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल का मंथ था, और जब लोगों ने भी बोला तो हमने भी कहा कि अगर ऐसा है तो हमें भी पता करना चाहिए। हमने उस समय वरुण खड़े जी थे डिप्टी रजिस्ट्रार यहाँ पे, उनसे हमने अपॉइंटमेंट लिया और हम गए वहां जाकर उनसे मिले। उनसे हमने कहा कि साहब हमारी टेन्योर बताओ पहले, कि टेन्योर नवंबर होती है या जून होती है? अगर रजिस्ट्रेशन मेरा जून में हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सर आपका टेन्योर तो ओवर हो चुका है नवंबर में ही, और इस केस में अब चुनाव आप नहीं कराओगे, चुनाव हम कराएंगे। तो हमने कहा साहब आप चुनाव करा दो, अब जब हमारा टेन्योर ओवर हो गया तो आप करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन लिख के आप हमें दे दीजिए कि आप नवंबर में चुनाव नहीं करा पाए और चुनाव डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा कराया जाए। हमने एप्लीकेशन उनको दे दिया लिख के, और उन्होंने फिर चुनाव अधिकारी अपॉइंट किए, आगे चुनाव का प्रोसेस चलता रहा। फिर तो इस तरह से फिर चुनाव अधिकारी आए, उसके बाद फिर चुनाव की तरफ आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज और मैं अब इसमें ऐड करता हूँ। सारी चीजें हुई, चुनाव अधिकारी नियुक्त किए। अभी हाल ही में चुनाव अधिकारी को नियुक्त किया है सोसाइटी में चुनाव कराने को। डिप्टी रजिस्ट्रार के द्वारा एक नोटिस दिया गया सोसाइटी में कि अधिकतम जिनके मेंटेनेंस ड्यूज हैं उनको चुनाव में मताधिकार का प्रयोग, मतलब जो उनका मताधिकार का जो अधिकार है उससे उन्हें वंचित कर दिया कि वो नहीं कर पाएंगे और चुनाव में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे।
उनके इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या यह एक पॉजिटिव वे में आगे जाएगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेंटेनेंस देने की तरफ मतलब एक अलग वो आएगा कि यार हमें मेंटेनेंस कम से कम देना चाहिए सोसाइटी का? कैसे देखते हैं आप इसे? सर मैं बिल्कुल इसका स्वागत करता हूँ। हम्म, जो उन्होंने कहा है और ये बायलॉज में भी लिखा हुआ है कि कैलेंडर ईयर के एंड तक आपका 60 डेज से ज्यादा का मेंटेनेंस नहीं होना चाहिए ड्यू। ये बायलॉज में भी लिखा हुआ है और उन्होंने भी हमें दिया है इसका, तो मैं स्वागत करता हूँ। क्योंकि सर मेंटेनेंस ऐसा चीज है कि बिना मेंटेनेंस पे किए आप सोसाइटी मेंटेन नहीं कर सकते। मेंटेनेंस ऐसा चीज है। अब क्या रीजन है क्यों लोगों ने पे नहीं किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ मेंटेनेंस पे करना चाहिए। मैं कभी भी इसके फेवर में नहीं हूँ कि मेंटेनेंस पे नहीं करना चाहिए। मेंटेनेंस पे करना चाहिए। मेंटेनेंस पे आप नहीं करेंगे सोसाइटी मेंटेन नहीं होगी, क्योंकि सोसाइटी आपकी है। बिल्डर आज है कल चला जाएगा, सोसाइटी तो आपकी बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल। तो मेंटेन आप ही को करना है और उसके लिए पे करना पड़ेगा। मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं इसमें बिल्कुल जरूरी है सर, क्योंकि देखिए बिल्डर तो खुद से चला सकते हैं क्योंकि उनके और भी प्रोजेक्ट हैं, बिजनेस हैं, वो यहाँ की रिकवरी कहीं और से करके इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर एओए पे हैंडओवर आता है तब भी लोग मेंटेनेंस ना दें तो यह एक मतलब एक बहुत गलत ही उदाहरण मेंटेन नहीं हो पाएगी सर सोसाइटी उसके और मेंटेन नहीं हो पाएगी। मैं एक चीज और ऐड करता हूँ इसमें। मैं जो बीच में बताना भूल गया था, इस केस में जो हमारे ग्राउंड फ्लोर वाले हैं, खैर मेरे को तो पार्टी नहीं बनाया, लेकिन ये लोग कोर्ट भी गए। अच्छा। अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरजपुर गए। सूरजपुर कोर्ट जाने के बाद इन्होंने उसमें बिल्डर और प्राधिकरण को पार्टी बनाया। और इन्होंने क्या करा कि बिल्डर को जो पार्टी बनाने के बाद जो एड्रेस बिल्डर का दिया वो पुराना एड्रेस दिया, जो कि बिल्डर वहां है ही नहीं अब। बिल्डर तो ब्लू सफायर शिफ्ट हो गए अब। और इन्होंने एड्रेस दिया सेक्टर 63 का, नोएडा का, ताकि बिल्डर को ये नोटिस मिले नहीं, बिल्डर पहुंचे नहीं, हम अपना एक तरफा डिसीजन ले लें, इस पे स्टे ले लें। खैर किसी तरह से बिल्डर के पास ये नोटिस पहुंची कि आप भी उसमें पार्टी हो और कोर्ट में ये केस है, इस दिन में डेट है। और इस मामले में मैं बोलता हूं कि बिल्डर ने चलिए इनिशियली हमें सपोर्ट नहीं किया इसको हटाने में या रोकने में, बट इस पॉइंट पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि बिल्डर ने हमें सपोर्ट किया। बिल्डर ने वहां कहा कि इनका एरिया नहीं है, कोर्ट में कहा इनका एरिया नहीं है, इंक्रोचमेंट है, ग्रीन एरिया है। मैं इसमें बिल्डर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्डर ने इसमें अपनी टीम को वहां भेजा था, लीगल को, और वहां पर पहले तो ये था कि वो नोटिस रिसीव नहीं हुआ था। जब नोटिस रिसीव हुआ तो लीगल जो हमारे हैं एडवोकेट वो वहाँ गए थे और पहली उनकी कोशिश वहाँ जाते ही ये थी कि इस पर हम किसी भी तरह से स्टे ले लें। लेकिन वहाँ जाकर बिल्डर पक्ष के द्वारा कहा गया कि हमें इस पर आपत्ति है और स्टे ना दिया जाए। तो पहले तो वो स्टे जो उनकी पहली जो सोच ये थी स्टे हो, तो वो वहाँ नहीं हुआ। और उसके बाद जैसा आप बता रहे हैं तो बिल्डर इसमें हमेशा, देखिए बिल्डर कभी खिलाफ नहीं जाएगा इसके। जो एक अच्छा बिल्डर है वो कभी नहीं कहेगा, क्योंकि वो एरिया बिल्डर को तो नहीं मिल रहा कि मेरे को यूज करने के लिए मिल रहा है, वो कभी इसके खिलाफ मतलब नहीं जाएगा। तो लीगली इसमें ये है कि बिल्डर कोई भी हो, मुझे लगता है कि वो उसमें सहयोग करेगा ही करेगा। और आज की डेट में सर ग्रेटर नोएडा के अंदर बहुत सारी सोसाइटियों में ये केस है, ये समस्याएं हैं। और मैं तो आपको बता रहा हूँ, 2 दिन पहले ही मेरे पास किसी का फोन आया था, अपने इसी सुपरटेक से किसी का कॉल आया था, किसी साथी ने नंबर दे दिया था। तो उन्होंने बताया क्या प्रोसेस है, कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि वो लोग खुद भी परेशान है। उसका रीजन सर देखो, परेशानी सेकंड फ्लोर वालों को ज्यादा है। उनको परेशानी ये है कि उनके कई लोगों का तो किचन है सामने, उसके किचन के सामने आपके पूरे दिन कूड़ा गिरता है, वहां ऊपर से कूड़ा गिरता है, वो महीनों रहता है, वहीं सड़ता है, वहीं कीड़े बनते हैं, वहीं बीमारी फैलती है, वहीं खाना बन रहा है आपका। तो सबसे ज्यादा परेशानी सेकंड फ्लोर वालों को है। शेड नहीं रहेगा, वो गिरेगा नीचे ग्रीन एरिया में। ग्रीन एरिया क्लीन करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेंटेनेंस की है। मेंटेनेंस की है तो डेली क्लीन होगा। ऐसे क्या हो, शेड पे तो मेंटेनेंस करके क्लीन करेगी नहीं, तो शेड पे होने की वजह से बीमारी फैल रही है लोगों को, सेकंड फ्लोर वालों को ज्यादा परेशानी है। ऐसे ही एक साथी का कॉल आया था सुपरटेक से, वो भी परेशान चल रहे हैं कि मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, मैं तो बहुत दुखी हो चुका हूँ, क्या प्रोसेस है। हमने कहा कोई बात नहीं सर, मैंने 120 दिन लगाए हैं, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको कम लगेगा। मतलब ये वीडियो बनाने का कारण ही ये है दोस्तों के एक अवेयरनेस आए, और आप ये वीडियो भी उनको जरूर शेयर करना, बिल्कुल, ताकि जो अधिकतम लोग इसमें परेशान हैं और ये समस्या हर सोसाइटी में लोग फेस कर रहे हैं, इससे एक पॉजिटिव एक अवेयरनेस जरूर आएगी और लोगों को पता लगेगा कि उन्हें कहाँ जाके किससे बोलना है, कि भैया किससे कौन सी खिड़की पे जाके कहना है कि भैया हमारी समस्या का निवारण कहाँ होगा। आपने सर इतने पॉजिटिव से सभी चीज़ों के इनके जवाब दिए, उसके लिए थैंक यू। और थैंक यू सर। थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू।